में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है राजनीति विज्ञान, अर्थ व परिभाषा। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ व परिभाषा जानने के लिए हमें सबसे पहले राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानना होगा। राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, राजनीति और विज्ञान से। राजनीति का अर्थ होता है सार्वजनिक कल्याण हेतु किया गया कार्य, अर्थात पब्लिक वेलफेयर। सार्वजनिक कल्याण का अर्थ होता है पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी राज्य कार्य करता है वो राजनीति कहलाता है। और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान। किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक कल्याण पब्लिक वेलफेयर हेतु किए गए कार्यों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है वह राजनीति विज्ञान कहलाता है। अर्थात पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी सरकार, कोई भी राज्य जो भी कार्य करती है उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के बारे में हम समझ गए। अब आता है राजनीति क्या कहलाता है। एक राज्य के अंतर्गत जितनी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं। कोई भी राज्य है यदि उसके अंतर्गत जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हो, चाहे वो जुडिशरी से जुड़ी हुई चीज़ें हो, चाहे वो डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हो, जो भी कार्य किए जा रहे हैं एक राज्य के अंतर्गत वो सब राजनीति कहलाती है। जैसा कि हर विषय के बारे में हमें पता होता है कि उसके कोई ना कोई जनक होते हैं, उसके कोई ना कोई फादर होते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान के भी फादर होते हैं, जनक हैं, जिनका नाम है एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु, जिनको हिंदी में कहते हैं। तो हमने जाना राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है। अब बारी आती है राजनीति विज्ञान की परिभाषा की। राजनीति विज्ञान की परिभाषा को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला भाग है परंपरागत दृष्टिकोण, जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसे मॉडर्न अप्रोच या फिर बिहेवियरलिज्म अप्रोच भी कहा जाता है। तो हम इस लेक्चर में हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा को पढ़ेंगे। और परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषा है उसे 3 सोपानों अर्थात 3 स्टेप्स में बांट करके पढ़ा जाता है। तो इसका पहला स्टेप है राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, दूसरा है राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, और तीसरा है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। अब हम पहला स्टेप लेते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसके अंतर्गत अब हमें जानना होगा कि राज्य कहाँ से आया। तो इसे जानने के लिए पहले जानते हैं कि राजनीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। और पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से आया है। पॉलिस का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। इस बात को आप ध्यान दीजिए, नगर अथवा राज्य पॉलिस का अर्थ होता है। तो हम प्राचीन काल में देखेंगे तो राज्य का अस्तित्व नहीं था उस समय छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों को ही राज्य कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे मानव के बुद्धि का विकास हुआ, धीरे धीरे उसमें तर्क शक्ति आई। तो इस विकास के फलस्वरूप ये जो कबीला राज्य था वो पूर्वी राज्य में परिवर्तित हो गया। इसे पूर्वी राज्य या फिर प्राच्य साम्राज्य कहते हैं, जिसे हम ओरिएंटल एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। फिर विकास के ही फलस्वरूप यही पूर्वी राज्य का जो सबसे विकसित रूप सामने आया वो आया यूनानी नगर राज्य। यूनानी नगर राज्य में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनानी नगर राज्य से ही राजनीति तथा राजनीतिक चिंतन का विकास होता है। फिर धीरे धीरे यही यूनानी नगर राज्य विकसित होकर के रोमन साम्राज्य में परिवर्तित हुए और फिर ये रोमन साम्राज्य सामंती व्यवस्था में परिवर्तित हुए और फिर इन्हीं सामंती व्यवस्था से विकसित होकर के आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। किंतु हमें जैसा पता है कि हमें अभी ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ना है, इसीलिए अभी हम पहले यूनानी नगर राज्य को लेकर के अध्ययन करेंगे। यूनानी नगर राज्य के बारे में देखें तो यूनान पहले छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था।
इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। यूनान प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्यों में अर्थात छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। और उस समय उन लोगों को ये नहीं पता था कि नगर और राज्य में अंतर क्या होता है, और वो उन्हीं नगरों को ही राज्य समझ लेते थे, और इसीलिए यूनान के उन नगरों को ही नगर राज्य की संज्ञा दे दी जाती थी। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित एवं विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। तो यूनानवासी जो उन नगर राज्यों को ही राज्य की संज्ञा भी देते थे और नगर राज्य की भी संज्ञा देते थे, तो वही राज्य जो उस समय नगर राज्य हुआ करते थे, जब वो विकसित हुए और उनका विस्तार होना प्रारंभ हुआ, तो उसके बारे में अध्ययन होना भी प्रारंभ किया गया। तो वो जो अध्ययन किया जाता था, जिस विषय के अंतर्गत वो अध्ययन किया जाता था, उस विषय का नाम राजनीति विज्ञान दे दिया गया और उसे ही राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। तो जैसा कि हम पहला स्टेप में देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, तो इसके विषय में डॉक्टर गार्नर ने बहुत ही सटीक और सरल परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। अर्थात इन्होंने इस एक कथन में ही राजनीति विज्ञान के इस सोपान का, इस स्टेप को समाहित कर दिया है पूरी तरह से, कि राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका अध्ययन की जो शुरुआत होती है और जो अंत होता है राज्य से ही शुरू होता है और राज्य से ही खत्म हो जाता है। अर्थात सब कुछ राज्य में ही है राजनीति विज्ञान का। परंपरागत दृष्टिकोण के अब अगले स्टेप में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तो राजनीति विज्ञान यदि सरकार का अध्ययन है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। राज्य एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार है। अर्थात राज्य एक अमूर्त संस्था का अर्थ ये होता है कि राज्य एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, जिसे हम जानते तो हैं कि राज्य है, पर हम उसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अतः राज्य एक अमूर्त संस्था है, लेकिन उसका जो प्रभुत्व शक्ति है, जो उसका डोमिनेंस पावर है, उसका प्रयोग सरकार करती है। अर्थात राज्य तो होता है, राज्य सर्वोपरि होता है, राज्य सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन राज्य स्ट्रांग है इसका प्रमाण, इसका एविडेंस कौन देता है? सरकार देती है, क्योंकि जो राज्य की शक्तियां हैं उसका प्रयोग सरकार करती है वहाँ की। तो इसीलिए इस विचारधारा के समर्थक विद्वानों ने कहा है कि सरकार ही वह साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणत की जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सरकार एक एजेंट की तरह कार्य करती है राज्य के लिए, और वो एक ऐसा एजेंट है जो राज्य की जो इच्छा होती है, राज्य की इच्छा से तात्पर्य ये होता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए जो स्कीम्स लाना चाहती है, जो नियम कानून या फिर कुछ भी कार्य करना चाहती है राज्य अपने नागरिकों के लिए, वहाँ पर निवास कर रही जनता के लिए, उन कार्यों को जो संपन्न करती है, उन कार्यों को जो करके दिखाती है, वो होती है राज्य। इसीलिए राज्य को इन लोगों ने सर्वोपरि माना है राजनीति विज्ञान में, और इसके समर्थक रहे हैं सीले व लीकॉक, जो इसके सबसे अधिक प्रबल समर्थक थे। सीले कहते हैं राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इन्होंने एकदम सरल भाषा में समझाया कि जिस प्रकार संपत्ति के बिना संपत्ति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता, अंकों के बिना गणित का कोई अस्तित्व नहीं है, स्थान लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट आकार इन सब के बिना ज्यामिति शास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार सरकार के बिना राजनीति विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके कहने का मतलब यही था कि राजनीति विज्ञान में सरकार ही सर्वोपरि होती है और उसी का अध्ययन
सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लीकॉक कहते हैं राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। इन्होंने यह कथन अपनी एक पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में दिया है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ गवर्नमेंट। लीकॉक के कहने का मतलब सीधा साधा यही था कि राजनीति विज्ञान में जो भी हम अध्ययन करते हैं ना, सब कुछ सरकार से ही संबंधित होती है। सरकार के अलावा कुछ भी नहीं होता राजनीति विज्ञान में। अब हम इसका तीसरा स्टेप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जहां तक राजनीति विज्ञान का संबंध है, यह राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदान की गई प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य अमूर्त कल्पना मात्र है। जैसा कि हमने दूसरे स्टेप में देखा था कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, उसमें कहा गया था कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और सरकार मूर्त संस्था है। तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि राज्य जब एक अमूर्त संस्था है तो उसके कार्यों का संचालन प्रतिपादन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत है और वो माध्यम सरकार होता है। और सरकार अगर कोई कार्य करना चाहता है तो उन कार्यों को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट है, यानी कि राज्य है। इसलिए कहा जा सकता है कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती और सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य की शक्तियों का जो प्रतिपादन है वो सरकार करती है और सरकार यदि किसी शक्तियों का प्रतिपादन कर रही है तो वो शक्तियां उसे राज्य से ही प्राप्त होती हैं। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का तथा सरकार की अस्तित्व की कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। मैंने पहले भी बताया आपको कि राज्य की जो क्रियाएं की जाती हैं या राज्य अपने जो क्रियाएं करवाता है वो सरकार से ही करवाता है। इसीलिए राज्य के जो कार्य हैं वो सरकार के बिना संभव नहीं हो सकते। और अगर सरकार का अस्तित्व है कहीं पर तो वो अस्तित्व तभी संभव है, वो अस्तित्व तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे राज्य नाम की एक संस्था, स्टेट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है, क्योंकि बिना स्टेट के गवर्नमेंट और बिना गवर्नमेंट के स्टेट रह ही नहीं सकता। और इसी को यदि हम देखें शॉर्ट फॉर्म में तो राज्य और सरकार को हम 3 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला है स्वरूप के आधार पर। तो स्वरूप के आधार पर देखेंगे कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। वो तो मैंने आपको कई बार समझाया, अमूर्त संस्था जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन सरकार एक मूर्त संस्था है, क्योंकि सरकार को हम देखते हैं, जैसे कि हमारे भारत की सरकार हो गई, पाकिस्तान की सरकार, अमेरिका की सरकार, रसिया की सरकार, हर जगह की सरकार होती है जिसे हम देख रहे हैं, उसके कार्यों के संचालन का तरीका देख रहे हैं, नियमों कानूनों को देख रहे हैं, वो लोग कैसे बना रहे हैं, उसमें कितने सदस्य हैं, सब कुछ हम देख रहे हैं, उनका स्वरूप देख रहे हैं। और फिर बात आती है सदस्यता की। तो राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, किंतु सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इसको समझते हैं, सदस्यता को। जैसा कि यदि हम अपने बारे में देखें तो हम भारत में निवास कर रहे हैं, और हम भारत में निवास कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि हम भारत के नागरिक हैं। और यदि भारत के नागरिक नहीं हैं तो हम किसी न किसी अन्य राज्य, अन्य राष्ट्र के नागरिक हैं, और हमारे पास उस देश का, उस राज्य का नागरिकता का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र है हमारे पास, और हम वीजा और पासपोर्ट के जरिए हम भारत में निवास कर रहे हैं। तो ये तो फिक्स रहा कि राज्य में निवास करने के लिए वहाँ की सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है वहाँ की सदस्यता, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, भारत में निवास कर रहे हैं, तो राज्य की सदस्यता अनिवार्य है और हम यहाँ के सदस्य हैं, यहाँ के हम नागरिक हैं। लेकिन भारत में इस समय भाजपा की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या जरूरी है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के सदस्य हैं? नहीं ना। हम आप जैसे सामान्य लोग यहाँ इसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम राज्य में निवास कर रहे हैं, इसीलिए सरकार की अनिवार्य सदस्यता जरूरी नहीं है।
और फिर तीसरा पॉइंट है आकार का। तो आकार में राज्य बड़ा होता है और सरकार छोटी होती है। राज्य बड़ा कैसे होता है? जो नागरिक होते हैं या जो जनसंख्या होती है, राज्य में जितनी जनसंख्या होती है सब राज्य के अंतर्गत आती है, एक विस्तृत रूप आता है राज्य के अंतर्गत। लेकिन राज्य में निवास कर रही जो जनसंख्या है उनमें से कुछ जो व्यक्ति विशेष लोग हैं वो सरकार का संचालन करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। इसीलिए सरकार का आकार छोटा होता है और राज्य का आकार बड़ा होता है। तो आइए आगे देखते हैं। राज्य के बिना सरकार तथा सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर अगला हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, जो कि हरमन हेलर की एक रचना है। उसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। मानव विषयक मौलिक मान्यताओं, इसको मैंने हाईलाइट किया है और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मानव विषयक मौलिक मान्यताओं का अर्थ ये होता है कि राज्य का जो नियम कानून है, राज्य के जो पॉलिसीज हैं, उनका संचालन करने के लिए सरकार होती है और संचालन तभी होगा जब उसका निर्माण होगा। तो उसका निर्माण कौन करता है? उसका निर्माण भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो जो मानव विषयक मौलिक मान्यताएं होती हैं वो उन पॉलिसीज के बारे में कहती हैं हमें कि जो राज्य में पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है उस राज्य के व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित सरकार के द्वारा किया जाता है और वो पॉलिसीज वहाँ के रहने वाले लोगों के मान्यताओं के आधार पर, अर्थात वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की राजनैतिक, वहाँ की धार्मिक, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति होती है उसके आधार पर उसका निर्माण किया जाता है। इसलिए इन शॉर्ट इनके जो पूरे कथन का अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि राजनीति विज्ञान है तो वहाँ पे राज्य और सरकार दोनों है। अब हम एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान पॉल जेनेट के कथन के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। समाज विज्ञानों का अर्थ होता है सोशल साइंसेस। पॉल जेनेट ने कहा है, पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस which treats of the state and the principles of government। पॉल जेनेट के कहने का अर्थ है कि राजनीति विज्ञान सोशल साइंसेस का एक पार्ट है। सोशल साइंस में बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे इतिहास आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, और बचपन में जब हम सोशल साइंसेस पढ़ते थे तो पॉलिटिकल साइंस में सिविक्स हुआ करता था, वहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स आते हैं जिसका एक पार्ट होता है राजनीति विज्ञान। तो इसमें हम राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार करते हैं। राज्य के आधारों से मतलब ये होता है कि इसमें हम राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, राज्य के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, राज्य के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, राज्य के जो निर्माण में जो सहायक बिंदु होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे और सरकार के सिद्धांतों पर विचार करेंगे। अर्थात उस राज्य में जो सरकार शासन कर रही है वो किन सिद्धांतों पर कार्यरत है, किन सिद्धांतों पर अपने पॉलिसीज का निर्माण करती है, किस प्रकार की सरकार है वहाँ पे, किस प्रकार की शासन सत्ता है, इन सब के बारे में अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और इस स्टेप के जो एक सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं विद्वान, वो हैं गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। इन्होंने तो सीधी सादी लैंग्वेज में बोल दिया कि राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। तो यहाँ पे समस्याओं का अर्थ सिर्फ समस्या से नहीं लेंगे हम, यहाँ पे समस्याओं का अर्थ ये हो जाता है कि राज्य और सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती हैं, चाहे वो पॉलिसीज निर्माण से हो, चाहे वो नियम कानून से हो, चाहे वो शासन सत्ता से हो, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी बातें आ रही हैं राज्य और सरकार से जुड़ी हुई, उन सबका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इन सभी विद्वानों के और सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि
राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि समाज विज्ञान अर्थात सोशल साइंसेस, तो पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेस का वो पार्ट है, वो एक अंग है, वो एक भाग है जिसके अंतर्गत हम मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का, अब मानव जीवन का राजनीतिक पक्ष क्या होता है? हम सब जानते हैं कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, और यदि अगर ह्यूमन एक सोशल एनिमल है तो अगर वो सोसाइटी में रह रहा है तो उसका एक आर्थिक पक्ष होगा, उसका एक सामाजिक पक्ष होगा, उसका एक राजनीतिक पक्ष होगा। तो उनमें से जो मानव का जो राजनीतिक पक्ष है वो, और उस मानव के राजनीतिक पक्ष से जो संबंधित राज्य है, अर्थात वो मानव जिस राजनीतिक पक्ष के साथ जिस राज्य में निवास कर रहा है वो राज्य, और उस राज्य की शासन सत्ता संभालने वाली सरकार और उस सरकार की सहायता करने वाली अन्य संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान में किसका किसका अध्ययन किया जाता है? मानव जीवन का राजनीतिक पक्ष और उस राजनीतिक पक्ष से जुड़े हुए राज्य का अध्ययन, उस राज्य में नियमों का संचालन करने वाली सरकार का अध्ययन और उस सरकार की सहायक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने जाना राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण से परिभाषा, जो कि इसका पार्ट 1 था, और अगले पार्ट में हम राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण से परिभाषा का अध्ययन करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड विथ स्टडी सेंट्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग आउट, मनीषा गुप्ता।